हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। मैं सुबह स्टार्ट कर रहा हूँ इस लेक्चर को। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड दिस इज़ द स्ट्रेट लाइंस चैप्टर of class 11th maths chapter number 9 and this is exercise 9.1 introduction. So basically straight lines is a topic of coordinate geometry, है ना। तो coordinate geometry के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। सो ये वर्ड जो है आप लोग 9th क्लास से सुनते आ रहे होंगे। इस ज्योमेट्री में बेसिकली होता क्या है, जो भी आप पॉइंट, लाइन, सर्कल, शेप कुछ भी कंसीडर कर रहे हो उसके हर पॉइंट का एक एड्रेस होता है, कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है ना। एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला टॉपिक तो जो हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइंस पढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोगों ने लास्ट ईयर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड सेक्शन फॉर्मूला, राइट, और हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइंगल्स भी पढ़े थे, ठीक है, और कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स पढ़े थे। तो जो लास्ट ईयर पढ़ा था उसको भी एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला चैप्टर है। उसके बाद कोनिक सेक्शन आ जाता है। सो कोनिक सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो कोनिक सेक्शन के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, विच इज़ वन इज़ सर्कल, ठीक है, और अनदर इज़ पैराबोला, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ आपका इलिप्स, ठीक है, एंड द फाइनल वन इज हाइपरबोला। सो ये 5 टॉपिक जो हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आधार है। स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। सो स्कूल लेवल जो मैथमेटिक्स होती है, यानी कि जो बोर्ड लेवल की मैथमेटिक्स होती है, उसमें तो ये पूरा का पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है और ये पूरा का पूरा इन्होंने कोनिक सेक्शंस में दिया हुआ है ना। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला बहुत छोटे छोटे से 2 चैप्टर हैं, ठीक है। लेकिन जब अपन जेई के लिए या एनडीए के लिए पढ़ते हैं तो फिर ये चैप्टर्स जो हैं ये अपने आप में 5 चैप्टर्स हैं ना। इनको सेपरेटली हमको डिफरेंट पढ़ना पड़ता है। खैर हम लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो मतलब जो स्कूल लेवल एग्जाम्स हैं उनके लिए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग एक बार स्ट्रेट लाइंस और एक कॉनिक सेक्शन एनसीईआरटी के आधार पर पढ़ेंगे, जितना एनसीईआरटी में सिलेबस में आपके गिवन है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले थोड़ा सा एक इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर अगर हम लोग कॉन्सेप्ट्स का माइंड मैप लिस्ट आउट करें, है ना, कॉन्सेप्ट्स का अगर मैं माइंड मैप लिख दूं तो कॉन्सेप्ट्स के माइंड मैप में देखिए एक तो होगा रीकैप मतलब कि जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको ही हम लोग रीकैप या रिवाइज करेंगे। यानी कि सबसे पहले तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे जो हमने क्लास 10th में पढ़ा है, डिस्टेंस फार्मूला। देन अनदर सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है, इट इज़ सेक्शन फार्मूला क्या होता था, जब किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कोई पॉइंट आके कट कर देता था किसी रेशो में, तो हम लोग उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते थे विद रिस्पेक्ट टू रेशो। सो वो भी चीज़ पढ़ाएंगे। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल में वो वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे हम लोग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका जब तीनों वर्टिसेस का हमको कोऑर्डिनेट्स पता होता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला अलग होता है। एंड द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है, तो उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे। ये तो रिकैप हो गया, यानी पिछले साल जो पढ़ा था उसका रिवीजन हो गया। अब हम लोग इसमें जो 11वीं क्लास की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप भी बोलते हैं इसको, ग्रेडियंट भी बोल देते हैं, तो स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। फिर उसको स्लोप क्या होता है, कैसे निकालते हैं। देन अनदर टॉपिक इज स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, है ना। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये बेसिकली ये टॉपिक्स का मीनिंग क्या होगा, लेकिन मैं आपको क्या कर देता हूँ, पहले सारे टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर देता हूँ सो दैट हम लोग इस पूरे लेक्चर के अंदर एक एक करके चीज़ों को कवर करेंगे। देन 2 लाइंस कब पैरेलल और कब परपेंडिकुलर होती हैं उसकी क्या कंडीशन होगी। सो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, है ना, परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म, ठीक है। 2 लाइन की कंडीशन, 2 लाइन कब पैरेलल होंगी, कब परपेंडिकुलर होंगी, उसकी क्या कंडीशन होती है वो पढ़ेंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एंगल बिटवीन 2 लाइंस। सो देखिए बच्चों, बिना किसी कंपास के हम लोग जो है, बिना किसी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के
हम लोग दो लाइंस के बीच में एंगल्स भी मेजर कर पाएंगे, ठीक है। सो ये टोटल 8 टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, पहले रिकैप से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला की बात करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो लेट्स टेक दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है। एंड दिस पॉइंट हैव कोऑर्डिनेट x1 y1, ठीक है। क्या है कोऑर्डिनेट? x1 y1, एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। देन AB जो डिस्टेंस है आपकी, ठीक है, इट विल कम आउट एज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज हाउ वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है। याद आया भैया कुछ? याद आया कुछ? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल देने की आई थिंक नीड ही नहीं है, क्योंकि अपने आप में फॉर्मूला ईजी है ना। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल करके ही आए हुए 10वीं क्लास में, ठीक है। सो बेसिकली यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ लर्न अबाउट लेट्स से सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला के बारे में जानते हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला में बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो लास्ट ईयर तो एक्सटर्नल डिवाइड फार्मूला तो कट गया था, ठीक है। सो अपन दो फॉर्मूले पढ़ेंगे, या अगर आप कहोगे तो मैं एक एक्सटर्नल डिवाइड फार्मूला भी आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। सो नो वरीज एट ऑल। सो एक तो होता है इंटरनल डिवाइड फार्मूला। क्या होता है बच्चों? इंटरनल डिवाइड फार्मूला। इंटरनल डिवाइड फार्मूला। अब ये इंटरनल डिवाइड फार्मूला कैसा है बच्चों, जरा इसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली अगर कोई लाइन है लेट्स से, ठीक है, लेट्स से ये पॉइंट P है आपका x1 y1, ठीक है, क्लियर है क्या? और ये पॉइंट आपका Q है x2 y2, ठीक है भैया, क्लियर है भैया। नाउ बच्चों देयर इज अ पॉइंट लेट्स से R हियर। अब अपने को R पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर R पॉइंट PQ को m/n में डिवाइड करता है, याद आया कुछ? याद आया? सो R डिवाइडिंग PQ in m/n, in m/n, ठीक है, इंटरनली, ठीक है। सो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भैया यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला? तो R पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है बच्चों। एंड R पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? इट इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में ही एक होता है हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये भी इंटरनल डिवाइड का ही केस होता है बेसिकली, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला में बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो होता क्या है? अगर लेट्स से P पॉइंट है यहाँ पे x1 y1 एंड अनदर पॉइंट Q इज हियर x2 y2, है ना। क्या है बच्चों? ये पॉइंट क्या है? x2, y2, और देयर इज अ पॉइंट R जो इसको मिड से डिवाइड कर रहा है ना, बिल्कुल मिड से। तो देखो जब मिड से डिवाइड करेगा तो ये दोनों पोर्शन इक्वल हो गए, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो गई, तो यानी कि इसको हम लोग 1:1 कह सकते हैं, यानी कि 1:1 बोल सकते हैं, 1:1 बोल सकते हैं, यस। सो इसका मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं कि R डिवाइडिंग PQ एट मिड, R डिवाइडिंग PQ एट मिड, इस बात का क्या भी मतलब है कि R डिवाइडिंग PQ इन 1:1 इन 1:1, ठीक है। इस बात का ये भी मतलब है। सो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों? देखिए x कोऑर्डिनेट 1 × x2 प्लस 1 × x1, ये कुछ नहीं करा हमने, mx2 प्लस nx1 किया, अपॉन m प्लस n, यानी कि 1 + 1 दैट इज 2। सिमिलरली y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो आप
इसको x2 प्लस x1 अपॉन 2 बोल दो या x1 प्लस x2 अपॉन 2 बोल दो। बेसिकली आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, x2 प्लस x1 को x1 प्लस x2 भी तो लिख सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को बेसिकली देखा जाए तो जनरली इस तरीके से याद रखते हैं। किस तरीके से याद रखते हैं कि भैया अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा? इट इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है ना, इट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। ये बेसिकली मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, क्योंकि आर क्या है? मिड पॉइंट है। आर क्या है बच्चों? मिड पॉइंट है। क्लियर है बच्चों? सो पिछले साल हमने डिस्टेंस फार्मूला, इंटरनल डिवाइड, सेक्शन फार्मूला में इंटरनल डिवाइड एंड मिड पॉइंट केस पढ़ा है हमने। ठीक है, अगर आप कहोगे कि सर हमको एक्सटर्नल डिवाइड वाला केस भी समझाओ, क्योंकि 11वीं के बच्चे एक तो वैसे पढ़ना नहीं चाहते, सो अगर आप कहोगे कि एक्सटर्नल डिवाइड वाला केस सर हमें समझाओ, तो मैं इस इंट्रोडक्शन का एक पार्ट 2 करके जो है ना, 9.1 इंट्रोडक्शन का एक पार्ट 2 करके रिलीज कर दूंगा। ठीक है, तो वो बच्चे वहाँ जाके एक्सटर्नल डिवाइड का केस देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट कर दोगे तो हो सकता है कि मैं जब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करूं तब वहाँ पे एक्सटर्नल डिवाइड का एक फॉर्मूला लिखवा दूं, क्योंकि जो चीज़ आपने पढ़ रखी है मैं उन्हीं को रिवाइज करा रहा हूँ। क्योंकि एक्सटर्नल डिवाइड जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पिछले साल कोर्स में नहीं था 10वीं में, तो आपने नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए आपने नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी उसको रिवाइज कराने का भी नीड नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब डिस्टेंस फार्मूला, इंटरनल डिवाइड, मिड पॉइंट केस, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सभी लोग नोट कर लेंगे जरा इसको। ठीक है, सो अगर हम लोग जाएं अपने माइंड मैप पे, है ना, तो बीच बीच में माइंड मैप पे चलते रहेंगे। सॉरी, सो बीच बीच में माइंड मैप पे चलते रहेंगे और टिक मारते रहेंगे कि भाई क्या क्या पढ़ लिया हमने। सो बेसिकली हमने डिस्टेंस फार्मूला रिवाइज कर लिया, सेक्शन फार्मूला रिवाइज कर लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो फटाफट से बच्चों एक बार इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बच्चों। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं हम लोग? ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? गिवन दैट अगर हमारे को कोई ट्राइंगल दे रखा है, लेट्स से, ठीक है भैया, ये ट्राइंगल दे रखा है हमको, एंड लेट्स टेक इसका जो ए पॉइंट है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1, इसका जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2, एंड इसका जो सी पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x3 y3। ठीक है, क्लियर है क्या, है ना? अब अगर अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो उस पर आपको क्या करना है? हाफ मॉड्यूलस लगाना है, क्योंकि एरिया हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिव होता है। मॉड्यूलस लगाने से क्या होता है कि मॉड्यूलस लगाने से कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव बन जाती है ना। मॉड्यूलस का ये इस्तेमाल होता है, और पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मॉड्यूलस का ये काम होता है। सो मॉड्यूलस लगाएंगे। नाउ यहाँ पे आप ऐसे लिख दो एक्स वाई माइनस वाई, ऐसे करके लिख दो ना, एक्स वाई माइनस वाई, है ना, प्लस एक्स वाई माइनस वाई। ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ आपको, है ना, मॉडुलस। अब जरा थोड़ा सा साइक्लिक चलेंगे ना, 1 2 3, फिर इस बार x को 2 ले लो तो y3 1, है ना। सो इस बार x को 3 ले लो तो y1 और 2। ठीक है, सो अगर आप देखो तो 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2, है ना, साइक्लिक चल रहा है एक तरीके से। 1 2 3 की अगर मैं बात करूँ तो चक्री ऐसे चल रही है ना, कि भाई अगर 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 2 3, 2 से स्टार्ट हुआ तो 3 1, और 3 से स्टार्ट हुआ तो 1 2, है ना, ऐसे करके। सो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का एंटायर मॉडुलस। ठीक है, सो ऐसे करके आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मूला भी हमने आपको लास्ट टाइम लिखवाया था। तो देखिए, अब हमारे लिए वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना, ठीक है ना, हर बार पॉसिबल नहीं होगा। तो समटाइम्स अगर हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का। सो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला है ना, जिसके अंदर हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है भैया, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, है ना। सो 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, देखिए सबसे पहले तो समझिए कि कोलिनियर पॉइंट्स कैसे होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स कैसे होते हैं, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अब बच्चों एक बात समझिए, 3 पॉइंट्स कोलिनियर जब होते हैं तो वो बेसिकली एक लाइन के अलोंग होते हैं भैया। को मतलब सेम, को मतलब सेम,
और लीनियर मतलब लाइन, राइट। तो सेम लाइन के अलोंग जब 3 पॉइंट्स होते हैं तो उनको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स ए x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y3, ये आपका क्या है, 3 पॉइंट्स अलोंग अ लाइन है ना। ये 3 पॉइंट्स हैं भैया जो कि एक लाइन के अलोंग है, ठीक है। अब ये एक लाइन के अलोंग है, इस बात को हम प्रूव कैसे करेंगे? ये एक लाइन के अलोंग है, इस बात को हम प्रूव कैसे करेंगे? इस बात को हम प्रूव कैसे करेंगे जरा बताइए। ये एक लाइन के अलोंग है, हम इस बात को कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, बताओ। हम इस बात को ऐसे प्रूव करेंगे कि एक लाइन के अलोंग है ये, कि भाई इन तीनों पॉइंट से बनने वाले जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस यही कंडीशन है, और अब यही कंडीशन है तो इसको लगाने की कभी भी जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे। सो दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा बच्चों। परफेक्ट है। 10वीं क्लास का हमने रिवीजन कर लिया एक तरीके से सारा, ठीक है। अब जो 11वीं क्लास का टॉपिक है दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन, उससे स्टार्ट कर दे गेम, ठीक है। चलिए तो आइए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इस पे भी क्लिक मार देते हैं, और कंडीशन फॉर द कोलिनियरिटी पे भी क्लिक कर देते हैं कि भैया ये सब तो हमने कर लिया है। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन पे, ठीक है ना, और ये जो 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो एक बार क्विक रिकैप कर लें। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है। चलें आगे 11वीं क्लास का टॉपिक पढ़ना शुरू कर दें, है ना। स्लोप पढ़ा दूं आपको कि स्लोप क्या होता है। चलिए तो फटाफट से नोट करिए बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन पे, ठीक है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, ओके। तो स्लोप जो अभी हम लोग ज्योमेट्री की टर्म्स में स्लोप को पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आगे जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे 12वीं क्लास में, है ना, जब हम लोग वहाँ पे डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो डेरिवेटिव में वी विल गेट टू नो कि dy/dx जो है वो बेसिकली गिव्स अस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द कर्व। तो वहाँ पे भी हम लोग स्लोप का जिक्र करेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे ज्योमेट्रिकल जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एस्पेक्ट से हम लोग स्लोप ऑफ लाइन को पढ़ते हैं। सो लेट्स मेक कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। सो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, एक्स और वाई एक्सिस। सो ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस बनाया, ठीक है, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ना बच्चों देखो, एक तो होती है दुनिया में हॉरिजॉन्टल लाइंस, एक होती है वर्टिकल लाइंस, है ना, ऐसे स्टैंडिंग, ठीक है। बट इसके अलावा दुनिया में कोई भी लाइन अगर हॉरिजॉन्टल नहीं है या वर्टिकल नहीं है तो किसी ना किसी एंगल पे तो होगी वो एक्स एक्सिस के साथ, किसी ना किसी एंगल पे तो होगी वो एक्स एक्सिस के साथ। तो लेट्स से ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है ना। इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको बच्चों, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना। तो थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और इसकी अगर हम लोग इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की डेफिनेशन लिखें तो इट इज द एंगल मेड बाय लाइन with positive direction of x axis, with positive direction of x axis, in anti-clockwise, है ना। It is angle made by line with the positive direction of x axis in anti-clockwise direction, ठीक है ना, क्लियर है। तो दिस इज दी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की जो है ना हमने डेफिनेशन बताई। फिर से बता रहे हैं कि एक लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द स्लोप। तो स्लोप बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होती है, वो बेसिकली हम लोग एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं ना, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, एंड इट इज नथिंग बट tan ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि tan थीटा
है ना, इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का अगर हम लोग 10 ले लें तो tan थीटा विल बी कॉल्ड एज स्लोप ऑफ द लाइन, है ना, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, ये बहुत बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, बहुत ही बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एक फील करके आपको बताऊं, सो वाई वी कॉल इट एज ग्रेडियंट। तो स्लोप ऑफ अ लाइन को अपन क्या भी बोलते हैं बच्चों, स्लोप ऑफ अ लाइन को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन को अपन ग्रेडियंट भी बोलते हैं ना। ग्रेडियंट जो वर्ड है ना, उसका मतलब होता है कि समथिंग इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। ठीक है, सो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो हमने tan थीटा बोला, सो टेक्निकली tan थीटा होता क्या है, लेट्स टेक, मैं एक यहां पे परपेंडिकुलर डाल दूं, राइट, मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल दूं। ठीक है, सो दिस डिस्टेंस लेट्स से, अब बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना, लेट्स से दिस पॉइंट इज x1, दिस पॉइंट इज x2। तो ये वाला जो होगा लेंथ, इसको अपन कह सकते हैं x2 माइनस x1, राइट। नाउ लेट्स से दिस पॉइंट इज y1 एंड दिस पॉइंट इज y2। सो ये जो लेंथ होगी वो y2 माइनस y1 होगी टेक्निकली। सो बेसिकली x2 माइनस x1 को अपन लिख सकते हैं डेल्टा x, y2 माइनस y1 को अपन लिख सकते हैं डेल्टा y, एंड हैंस tan थीटा इज इक्वल टू फर्दर किसके इक्वल हो जाता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। एंड दैट्स वाई बिकॉज ऑफ दिस हम लोग स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ग्रेडियंट इज नथिंग बट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है ना, लेकिन इसका बहुत ज्यादा हम लोग क्योंकि यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए ये वाली बात हम लोग जो है ना भी जिक्र करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर x2 माइनस x1 कैसे आया, तो बेटा देख, यहां से लेके यहां तक x2 है, यहां से लेके यहां तक x1 है, तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है, देखिए ना, ये यहां से लेके यहां तक x1 है, यहां से लेके यहां तक x2 है, तो जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा वो x2 माइनस x1 ही तो होगा ना। ठीक है, सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान समझेंगे, तो क्योंकि हम लोग डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग अगर इसका जिक्र ना भी करें, है ना, सिर्फ अपने मन में रखें बात कि हाँ सर ने यार ग्रेडियंट वाली एक बात बताई थी, ग्रेडियंट वाली सर ने एक बात बताई थी, तो हमारा जो है मन हल्का हो जाएगा। ठीक है, हमको पता रहेगा कि स्लोप को ग्रेडियंट क्यों बोलते हैं। अच्छा, नाउ स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, फिर से बोल रहा हूं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप बेसिकली, अब जब हम लोग ग्रेडियंट वर्ड का यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग ग्रेडियंट को एक तरीके से हटा भी सकते हैं और वापस से स्लोप ऑफ अ लाइन पे जा सकते हैं। नाउ अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या है, ये हमें क्या बताता है। ये हमें बताता है कि एक लाइन कितना ज्यादा झुकी हुई है। बेसिकली ये हमें किस बात का ज्ञान देता है कि भैया बेसिकली एक लाइन कितनी ज्यादा, उसका झुकाव कितना है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, तो वो होता है ना कि जो स्लाइडर होते हैं, है ना, बच्चे स्लाइड करते हैं। अब एक बच्चा है, ठीक है ना, मान लो आपका खुद का सगा भाई है, अब एक ये वाला स्लाइड है और एक ये वाला स्लाइड है। ठीक है, ये वाला स्लाइड है, स्लाइड 1 और स्लाइड 2। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, अरे भाई ये तो ज्यादा स्लोपी है, ये तो ज्यादा स्लोपी है भाई, है ना, मुंह धड़ाम से लगेगा सब जमीन पे, मुंह धड़ाम से लगेगा जमीन पे, एकदम से आएगा नीचे, इसमें आराम आराम से आएगा, आराम आराम से आएगा। ठीक है ना, तो आप कहोगे नहीं नहीं भाई मेरा भाई है, मैं तो इस वाले पे खिलवाऊंगा, इस वाले पे नहीं खिलवाऊंगा। तो स्लोप टेल्स अस व्हाट बच्चों, स्लोप हमें विद द हॉरिजॉन्टल, ये हमें झुकाव बताता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना ज्यादा झुकाव है। ठीक है, सो स्लोप ऑफ अ लाइन को हम लोग कैसे निकालते हैं, वो जो झुकाव का जो एंगल है ना, उसी का 10 लेके हम लोग स्लोप ऑफ द लाइन निकालते हैं। ठीक है, इतनी बात बता दी। अब वापस चलते हैं और बात करते हैं स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, है ना। तो यहीं पे मैं आपको लिखवा दे रहा हूं स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, यहीं पे लिखवा दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो देखिए दुनिया में कभी भी अगर आपको लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स का स्लोप निकालना है, लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स का स्लोप निकालना है ना, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो देखिए लाइन कैसी भी हो आपकी, ठीक है,
अगर उस पे एक पॉइंट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो हमें हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें हर बार, देखिए अब मुझे इस लाइन का देखिए, अगर मुझे मान लो ये लाइन ए बी है, ठीक है, ये लाइन ए बी है, और मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं कि स्लोप ऑफ ए बी बताओ, तो आप कहोगे कि सर आपने तो हमें कहा था कि स्लोप ऑफ ए बी टेन थीटा से आएगा, हमें थीटा दो, हमें सर जी थीटा दो, हमें सर जी थीटा दो। मैंने कहा यार थीटा तो मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे दे दूं? तो इसका मतलब बिना थीटा के भी क्या हम लोग निकाल सकते हैं स्लोप? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल देंगे बच्चों? स्लोप ऑफ लाइन ए बी कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके अपन स्लोप ऑफ द लाइन ए बी निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी निकाल सकते हैं। यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके हम लोग निकाल सकते हैं। डन है मामला? जल्दी बताइएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये आया कैसे, है ना, ये सर आया कैसे? देख भाई, अगर तू समझ सकता है तो मैं तेरे को समझा दूंगा कैसे। ये ऐसे आया कि हमने बेसिकली दो परपेंडिकुलर डाल के ये ज्वाइन किया। हमने कहा भैया ये एंगल लेट्स से थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी भैया, है ना, ऑन दी वाई एक्सिस। भाई देख लेना, मान लो मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ पे ये ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, लेट्स से मैंने ऐसे कह दिया। अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये पॉइंट जो है ये कितना है, x1 है, ये पॉइंट कितना है, इट इज x2 है, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। भैया यहाँ से लेके यहाँ तक x1, यहाँ से लेके यहाँ तक x2, तो जो डिफरेंस है वो x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ से लेके देखिए ये y1 है और ये आपका y2 है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई बच्चों, y2 माइनस y1 हुई, ठीक है। अब टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है, और बेस कितना है, बेस ये है, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा ले आए हम लोग। कहने का सर हमको नहीं पढ़ना है चक्कर में, मत पढ़ो चक्कर में, मैं तो पहले ही कह रहा था कि प्रूफ के चक्कर में ना पढ़ो, प्रूफ के चक्कर में ना पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया, मत पढ़ो प्रूफ के चक्कर में, ठीक है, मत पढ़ो प्रूफ के चक्कर में। सिंपल इतनी बात तो याद रख लोगे कि अगर लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स है तो स्लोप कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जल्दी बोलो, परफेक्ट है मामला, परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को क्या सीखना है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म, ठीक है, पहली बात। लेकिन अब पहले मुझे कुछ चीजें जो हैं, कुछ चीजें करनी होंगी, कुछ चीजें करनी होंगी। क्या करनी होंगी, चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। यहां पे पहले इसको नोट कर लो भैया ना। तो लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स का स्लोप कितना होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और सिंपल अगर थीटा दे रखा है तो टेन थीटा विल बी द स्लोप। नाउ अब स्टूडेंट्स बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मान लो मुझे कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म, ठीक है, यानी कि कब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और कब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो मैं ये वाली बात आपको बताऊंगा, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म, ठीक है, इसका जिक्र करते हैं, ठीक है, इसका जिक्र करते हैं। बच्चों बहुत ही ध्यान से समझो। सबसे पहले तो बच्चों एक चीज समझो, है ना, कुछ बातें मैं आपको लिखवा रहा हूं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, भैया यही एक्स एक्सिस हो गया। कोई मुझे बताएगा एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, स्लोप ऑफ अ, चलो ठीक है, इसको भी बाद में करते हैं ना, इसको भी बाद में करते हैं, पहले परपेंडिकुलरिटी की बात करते हैं। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो गई तो लेट्स टेक टू परपेंडिकुलर लाइंस, लेट्स टेक टू परपेंडिकुलर लाइंस। ये दो परपेंडिकुलर लाइंस पहुंच ली हमने, है ना, ये दो, हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस पकड़ ली, ठीक है भैया, ये बताइए भैया, ठीक है। अब इनके बीच में एंगल ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। लेट्स से दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2। लेट्स से लाइन L1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्लोप है, यानी कि इस लाइन L1 का स्लोप कितना है बच्चों, लेट्स टेक, ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स टेक लाइन L1 को यहां लिखते हैं एंड दिस इज लाइन L2।
लेट्स टेक लाइन L1 का जो स्लोप है वो m1 है और लाइन L2 का जो स्लोप है वो कितना है, m2 है। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप में एक रिलेशन होता है, m1 इंटू m2 बराबर माइनस का 1। कहां से आया सर जी? अभी हम थोड़ी देर में एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात करेंगे ना, है ना, उसका एक फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, वहां से आती है ये कंडीशन। बट ध्यान रखो, जब भी कोई दो लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हो गई तो क्या होता है बच्चों, लाइंस पैरेलल हो गई बच्चों तो क्या होगा? तो देखिए बच्चों, अगर मैं दो लाइंस पैरेलल ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, दो लाइंस पैरेलल ले रहा हूं, ठीक है, तो लेट्स से ये लाइन L1 है, लेट्स से ये लाइन L1 है और इसका स्लोप m1 है, लेट्स टेक ये लाइन L2 है और इसका स्लोप m2 है। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके क्या होते हैं बच्चों, स्लोप इक्वल होते हैं। दो स्लोप क्या होते हैं, दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, ये ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट आप समझो, थोड़ा सा इसको फील करो। अगर कोई लाइन, लेट्स से बच्चों, अगर कोई लाइन बच्चों इसके पैरेलल हुई तो भैया आप खुद बताओ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू ये एंगल भी थीटा ही रहेगा ना, ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा ना। अरे मैंने वहां लिखा है तो आपको छोटा लग रहा है, यहां से देखो ये एंगल भी तो थीटा ही रहेगा ना। दो लाइंस पैरेलल रहेंगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थीटा इक्वल, तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यूज इक्वल, यानी कि स्लोप इक्वल। ठीक है, फील कर रहे हो आप लोग इस बात को? चलिए, सो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं और पैरेलल हैं तो ये कंडीशन भी हमने आपको लिखवा दी है। जल्दी बोलो गाइस। नाउ बच्चों, अब जरा बच्चों मन के सच्चो जरा और बातें करेंगे। अगर लेट्स टेक बच्चों हमारे पास, लेट्स टेक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये क्या है भैया, हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स डैश एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा बच्चों, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा? अरे भाई एक्स एक्सिस अपने ही साथ तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, सो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होना चाहिए, इट इज tan 0 डिग्री। दैट मीन्स हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए, 0। तो स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस इज 0। तो स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस बच्चों क्या होता है, 0 होता है, इट इज 0। ठीक है, और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई, मान लो देयर इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप भी कितना होगा बच्चों? अरे दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उसका स्लोप क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। सो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप भी कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, है ना, स्लोप उसका 0 हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं वाई एक्सिस लेता हूं, वाई एक्सिस लेता हूं, है ना, लेट्स टेक वाई एक्सिस, है ना, लेट्स टेक वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का कोई स्लोप बताएगा मुझे बच्चों, वाई एक्सिस का मुझे कोई स्लोप बताएगा। अब देखिए, वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, कितना एंगल बनाता है भैया, 90 डिग्री बनाएगा, है ना, इट इज 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बनाएगा। क्या बोलती पब्लिक, है ना? तो इसका मतलब वाई एक्सिस का स्लोप ऑफ वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज 1090 और 1090 होता है नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, सो इट इज नॉट डिफाइंड। तो वाई एक्सिस का स्लोप बेसिकली बच्चों क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और वी कैन ऑल्सो से दैट इन्फिनिटी, है ना, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, सो हम लोग नॉट डिफाइंड, हम लोग बोलते हैं कि भाई वाई एक्सिस का बेसिकली जो स्लोप है वो नॉट डिफाइंड है, और कैलकुलेशन पर्पस के लिए अपन क्या ले लेते हैं बच्चों, इन्फिनिटी ले लेते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए। अगर कभी हमें वाई एक्सिस का स्लोप इस्तेमाल करना है तो अपन क्या ले लेंगे, उसको इन्फिनिटी ले लेते हैं। ठीक है, और अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हुई बच्चों, अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हुई तो भैया स्लोप इक्वल होंगे। सो अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उसका जो स्लोप होगा बच्चों वो कितना होगा, वो डेफिनेटली नॉट डिफाइंड, है ना, स्लोप नॉट डिफाइंड, और फॉर कैलकुलेशन पर्पस वी कैन टेक द स्लोप एज इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? तो लाइन पैरेलल टू एक्सिस, स्लोप नॉट डिफाइंड, और फॉर द कैलकुलेशन पर्पस वी कैन टेक द स्लोप एज इन्फिनिटी। ठीक है, चलें आगे। इतनी बात क्लियर हो गई, सभी लोगों को क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए, तो अगर इसको एक बार तो नोट कर लो बच्चों प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब अगर मैं कहां चलूं अपने
माइंड मैप पे चलूँ तो देखो मैंने स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पढ़ा दिया, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स पढ़ा दिया, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म पढ़ा दिया, एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला पढ़ेंगे, है ना, तो लास्ट। उसके बाद थ्योरी हमारी सारी कवर हो गई। उसके बाद तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे ना। तो छोटी छोटी थ्योरी थी, रिलेटेड थ्योरी थी, तो मैंने सोचा कि यार पहले थ्योरी पढ़ा देते हैं और फिर क्वेश्चन करा देंगे। आप कहोगे एंगल बिटवीन टू लाइंस बाद में कराने को, तो बाद में करा देते हैं, पहले क्वेश्चन कर ले रहे हैं। तो आइए थोड़े से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पहले पेज पे भैया आपको डिस्टेंस फॉर्मूला रिवाइज कराया, फिर सेक्शन फॉर्मूला आपको रिवाइज कराया, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला रिवाइज कराया, कॉलिनियरिटी के केस में ट्राइंगल का एरिया 0 बताया, स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा होता है, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म के लिए 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, 2 लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। अगर लाइन एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी उसका जो स्लोप होगा वो 0 ही होगा, एक्स एक्सिस का स्लोप भी 0 ही होता है। वाई एक्सिस का स्लोप डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है, और कैलकुलेशन पर्पस के लिए अपन वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी ले सकते हैं। और अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ तो स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, और अगेन अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है और हमको कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसका स्लोप चाहिए तो हम लोग इन्फिनिटी ले सकते हैं, ठीक है। आइए चलें बच्चों, आगे चलेगा। चलिए तो फर्स्ट एग्जांपल कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। सो देखिए बच्चों, देयर इज अ लाइन, ठीक है, और लाइन के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं क्या, पासिंग थ्रू है ना, 3, -2 एंड -1, 4, ठीक है। मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो स्लोप कितना होता है बच्चों, इट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1, दैट मीन्स 4 -2, ठीक है, अपॉन x2 - x1। सो इट इज 4 और 2 6 बटे -4, इट इज -3/2। तो स्लोप इज कमिंग आउट -3/2। क्लियर है बच्चों। सो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके आप लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का हमेशा स्लोप निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है जल्दी बताइए, कोई प्रॉब्लम है। चलें आगे। चलिए अब वो कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है भैया। कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। देखिएगा बच्चों बहुत ही ध्यान से, इट इज दिस पॉइंट इज 3, -2, दिस पॉइंट इज 7, -2, ठीक है। नाउ अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो अगेन मेरे पास फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको सेकंड पॉइंट को x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। सो y2 - y1 यानी कि -2 - y1 इज -2, ओ हो, एंड x2 - x1 7 - 3, तो यानी कि ये तो भैया 0/4 आ गया, एंड 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो स्लोप तो 0 हो गया। अगर स्लोप 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, लाइन आपका, सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि लाइन इज, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर स्लोप 0 आ गया तो लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमें ज्ञात हो गया। और कभी भी कोई लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है ना, ठीक है, कभी भी कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि उसके वाई कोऑर्डिनेट सेम होंगे, है ना। तो यहां पे अभी मैं आपको बताऊंगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, तब आप देखेंगे कि हाँ यार सही बात है, अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वाई कांस्टेंट रहता है, और अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो एक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। चलिए तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ये। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो है सेम हो गया, ठीक है। सो एक्स कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है तो इसका स्लोप नॉट डिफाइंड आएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप देखो, जरा निकाल के देखो, इट इज यहां पे अपना 3, -2 हो गया बच्चों, एंड यहां पे 3, 4 हो गया बच्चों। सो दिस इज लेट्स से x1 y1 वी कैन से, दिस इज लेट्स से x2 y2 वी कैन से। नाउ स्लोप ऑफ द लाइन कितना हो गया बच्चों, इट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है, दैट मीन्स 4 -2 अपॉन 3 - 3, so it is 6/0 which is not defined।
तो स्लोप इज नॉट डिफाइंड बच्चों, है ना। और स्लोप नॉट डिफाइंड किसका होता है, किसका होता है भैया, स्लोप नॉट डिफाइंड किसका होता है, वाई एक्सिस का, या जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है। सो नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड इज द स्लोप आ गया, ठीक है। परफेक्ट है। स्लोप के ऊपर 3 क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने, कैसे स्लोप निकालते हैं। मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में, एंजॉय कर रहे हो आप लोग, चीजें आपको समझ में आ रही हैं, परफेक्ट है ना। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस मेकिंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। सो अब फिगर के बेस्ड पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिगर बनाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, फिगर बनाएंगे। कह रहा है कि मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो देयर इज अ लाइन एंड दिस लाइन इज मेकिंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना रहा है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है, ठीक है ना। सो नाउ गाइस, और एक रीजन ये भी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा भी होगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल हम मेजर करते हैं वो पॉजिटिव एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो वो भी एक रीजन है। सो अब स्लोप ऑफ द लाइन, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप है वो कैसा आ जाएगा, इट इज tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू तो कितनी होती है, इट इज √3, है ना। सो √3 विल बी द, अच्छा √3 की कोई स्लोप की कोई यूनिट नहीं होती है ना, ध्यान रखें, कोई भी बच्चा स्लोप के आगे यूनिट नहीं लिखेगा। स्लोप इज यूनिटलेस थिंग, स्लोप की यूनिट नहीं होती यार, है। स्लोप की यूनिट कैसे होगी, इट्स अ रेशियो ऑफ 2 नंबर्स ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। इट्स लाइक अ रियल नंबर, दैट्स इट, इसकी यूनिट नहीं होगी। ओके, सो √3। सो इफ द एंगल बिटवीन two lines is π/4 and slope of one of the line is 1/2 and the slope of the other line is, ठीक है। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज π/4, है ना। सर जी एंगल तो आपने पढ़ाया नहीं है, फिर भी लिख तो लो भैया, लिख तो लो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन को लिख तो लेते हैं ना। क्वेश्चन में जो चीज दे रखी है, कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज π/4, ठीक है। सो एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज π/4, ठीक है भाई, ऐसे मान लो आप, है ना, सही है। हाँ, तो ये 2 लाइन्स हैं भैया। अब देखिए लाइन्स 2 हैं और लाइन के बीच में जो एंगल दे रखा है वो π/4 दे रखा है। अच्छा, लाइन के बीच में हमेशा 2 तरह के एंगल होते हैं, एक एक्यूट होगा और एक जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, है ना। इस बात का आप ध्यान रखें। तो लीनियर पेयर से अगर एक्यूट पता है आपको तो लीनियर पेयर लगा के 180 से सब्ट्रैक्ट करके आप ऑब्ट्यूज भी निकाल सकते हो। एंड द स्लोप ऑफ द वन लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो उसने क्या कहा कि भाई 2 लाइन है और इन 2 लाइन्स में, सुनो जरा बहुत ध्यान से देखो कि 2 लाइन्स हैं L1 और L2। इसमें वो कह रहा है कि जो एक लाइन का स्लोप है, ठीक है, मान लो ये वाली जो लाइन है वो आपकी L1 है, तो इसका जो स्लोप दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1/2। कह रहा L2 लाइन का स्लोप निकालो, M2 की वैल्यू निकालो, ठीक है। कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे भैया, तो आइए जरा इसके ऊपर पहले एक फॉर्मूला पढ़ के आते हैं, है ना, फॉर्मूला पढ़ के आते हैं। सो फॉर्मूला पढ़ के आते हैं, हाँ यहां पे फॉर्मूला पढ़ेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइन्स का, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स ना बच्चों, बहुत ही जरा ध्यान से देखेंगे। इफ देयर आर 2 लाइन्स, ठीक है, इफ देयर आर 2 लाइन्स, क्या हो गया भाई, ये लेट्स टेक 2 लाइन्स है ना, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। अब देखिए L1 और L2 लाइन के बीच में 2 तरह के एंगल पॉसिबल है, एक थीटा विच इज एन एक्यूट एंगल, और एक आपका फाई हो गया, लेट्स से दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल तो सिंपल है कि आप 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे थीटा को तो लीनियर पेयर से फाई तो आपके पास आ जाएगा। सो ऑब्ट्यूज एंगल का तो सीधा सच्चा सा फॉर्मूला है। लेकिन एक्यूट एंगल कैसे निकालें, ठीक है।
सो एक्यूट एंगल का सीधा फॉर्मूला है कि भाई वो कहता है कि भाई लेट्स से L1 लाइन का स्लोप जो है वो m1 है और लेट्स से L2 लाइन का स्लोप जो है वो m2 है, ठीक है। दिस इज द कंडीशन। लेट्स से L1 लाइन का जो स्लोप है वो m1 है और L2 लाइन का स्लोप जो है वो m2 है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए हमको स्लोप की नीड पड़ती है ना, किसकी नीड पड़ेगी? स्लोप्स की नीड पड़ेगी। सो फॉर एक्यूट एंगल थीटा, फॉर एक्यूट एंगल थीटा, ठीक है, फॉर्मूला, अब देखिए जब थीटा एक्यूट होता है ना तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सो टेन थीटा के लिए एक फॉर्मूला है, मॉड्यूलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन ना करो तो ज्यादा बेटर है, कराने को मैं करा दूंगा, बट इसको डायरेक्ट अप्लाई करना सीखो तो ज्यादा बेटर है। डायरेक्ट अप्लाई करना सीखो तो ज्यादा बेटर है। क्या बोलती पब्लिक? जल्दी बोलो। परफेक्ट है भैया, जल्दी से बताइएगा। सो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये एक्यूट एंगल थीटा का फॉर्मूला है। द मोमेंट आपके पास एक्यूट एंगल आ गया तो 180 माइनस थीटा करके आप ऑब्ट्यूज एंगल भी निकाल सकते हो, ठीक है भैया। ये फाई है ना, ये लेफ्ट साइड में फाई लिखा है, कभी कोई बच्चे पूछे कि ये क्या है, त्रिशूल सा है ना, तो ये फाई है। नाउ अब यहीं से बच्चों, यहीं से वो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म आया था। अगर आप देखो तो वो मैं आपको बता रहा था ना कि कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म, ठीक है। सो बेसिकली जब अगर मैं बात करूं इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगी। उस केस में 1090 रखूंगा मैं, और 1090 का जो वैल्यू होता है वो बेसिकली मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड, और वी कैन ऑल्सो राइट एज इंफिनिटी, ठीक है ना, इंफिनिटी अपन रख सकते हैं। अब ये चीज हो गई m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब कभी भी इंफिनिटी का केस सॉल्व करना हो तो उसको रेसिप्रोकेट कर दो, तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो 1 प्लस m1 m2 अपॉन m2 माइनस m1 का मॉड्यूलस, और 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। सो ये क्वांटिटी 0 कभी हो सकती है? तभी हो सकती है सिर्फ और सिर्फ जब इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का न्यूमरेटर 0 हो। अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तभी तो ओवरऑल क्वांटिटी 0 होगी। तो यानी कि अगर m1 m2 प्लस 1 की वैल्यू 0 हो गई तो m1 m2 बराबर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। दिस वॉज द रीजन कि हमने कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी में आपको ये लिखवाया था, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? जल्दी से बताइएगा। सो ये रीजन था, ये रीजन था। अच्छा, अब अगर लाइंस पैरेलल है, ठीक है, ये तो मैंने परपेंडिकुलरिटी का केस बता दिया आपको। अब अगर लाइन पैरेलल है, ठीक है, अब अगर लाइन क्या है बच्चों? पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल है, अब अगर लाइंस पैरेलल हो गई तो थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री होना पड़ेगा, राइट। ये लाइंस अगर पैरेलल हो गई तो थीटा की वैल्यू को, और tan 0 0 होता है, ठीक है ना। सो tan 0 इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो भैया अगर लाइंस पैरेलल हो गई तो इसका मतलब इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल, तो इसका मतलब tan 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, tan 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है। अब ये क्वांटिटी 0 कब होगी? जब इसका न्यूमरेटर पार्ट 0 होगा, न्यूमरेटर पार्ट 0 होगा, यानी कि m2 माइनस m1 की वैल्यू 0 होगी। इट मीन्स m2 बराबर m1 होगा, ठीक है। सो ये कंडीशन फॉर पैरेललिज्म होगी थी, ठीक है। तो यहां से ही हम लोग वो कंडीशंस जो हम लेके आए थे ना, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म, वो कहां से लेके आए हम लोग? वो बेसिकली हम लोग यहां से लेके आए हैं। सो एक्चुअली में जो सबसे सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला है। इससे एंगल तो निकाल ही पाते हैं, बट परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म की कंडीशन भी हम लोग ऑब्टेन कर पाते हैं, ठीक है। इस पेज की जानकारी बेटा फटाफट से नोट करो, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने, जहां पे हम लोगों ने बेसिकली वो एंगल वाला क्वेश्चन छोड़ रखा है, ठीक है। फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, सो अब स्टूडेंट्स अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यहां पे मेरे को इस क्वेश्चन में दो लाइंस के बीच में π/4 एंगल दे रखा है। एक लाइन का स्लोप m1 दे रखा है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 पूछा है। नाउ थीटा
अब मेरे पास तो फॉर्मूला है ना बच्चों, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला है भैया मेरे पास, ठीक है, मेरे पास तो ये फॉर्मूला है और मैं तो इसको सॉल्व करूंगा। नाउ पाई बाई 4 रखेंगे तो बच्चों 10 पाई बाई 4, देखो ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं आपके काम आ ही जाती है ना। सो ट्रिग्नोमेट्री सभी बच्चों की स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। जिसका ट्रिग्नोमेट्री वीक है उसका मैथमेटिक्स में स्कोर बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री हमने कई बार पढ़ाया भी है ना, वन शॉट भी पढ़ाया है, डिटेल लेक्चर भी पढ़ाया, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 1 हो गई। नाउ अब अगर इस मॉडुलस की, अच्छा जिंदगी में एक चीज का ध्यान रखिए, आइडेंटिटी लिखवा रहा हूं, मॉडुलस अगर x बराबर a है तो इट इंप्लाइज x की वैल्यू प्लस और माइनस a हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है भैया। तो अगर मॉडुलस m2 माइनस m1 बराबर अगर 1 आ गया, है ना, इस चीज को देखो आप, इस चीज को देखो भैया, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 आ गई ना, तो इसका मतलब m2 तो हमको चाहिए, है ना। लेट्स से m2 की वैल्यू अपन क्या ले लेते हैं, m2 की वैल्यू लेट्स से अपन ले लेते हैं m, लेट, ठीक है, यही चाहिए इसका मतलब हमें। सो m2 की जगह मैंने क्या रख दिया बच्चों, लेट्स से मैंने m रख दिया, ठीक है, माइनस m1 की वैल्यू हाफ अपॉन 1 प्लस m1 की वैल्यू हाफ और m2 की वैल्यू m, दिस इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 आएगा, बिकॉज ऑफ वाई, बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ x बराबर a, तो x बराबर प्लस और माइनस a, ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा, तो यानी कि मैंने क्या किया बच्चों, मॉड्यूलस हटा के उधर साइड प्लस माइनस लिख दिया और कुछ नहीं किया, मॉड्यूलस हटा के उधर साइड प्लस और माइनस कर दिया, उधर कुछ नहीं करा, ठीक है। अब मैं यहां से बच्चों बहुत ध्यान से देखना, एक बार मैं प्लस साइन को सॉल्व करूंगा और एक बार मैं क्या सॉल्व करूंगा, देखिए बच्चों, एक बार तो मैं प्लस का साइन सॉल्व करूंगा, ठीक है, एक बार तो मैं प्लस का साइन सॉल्व करूंगा और एक बार मैं माइनस का साइन सॉल्व करूंगा। अब बहुत सारे बच्चे तो ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये प्लस और माइनस का साइन क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि बेटा प्रॉपर्टी है ना। अगर बच्चों एक बात सोचो, x का मॉडुलस आपको 5 दे रहा है, तो अंदर क्या हो सकता है, अंदर -5 भी हो सकता है और +5 भी हो सकता है। सो इसका मतलब मैं x की वैल्यू को तो प्लस और -5 लिखूंगा ना बच्चों, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, जब मैंने मॉडुलस हटाया तो उधर साइड मैंने प्लस और -1 लिखा, ठीक है। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, वो वहां रखी हुई। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, मैं एक बार प्लस का साइन इस्तेमाल करूंगा और एक बार मैं माइनस का साइन इस्तेमाल करूंगा। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, है ना, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो यानी कि m माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ m बराबर, अगर मैंने पॉजिटिव 1 ले लिया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से m माइनस हाफ बराबर 1 प्लस हाफ m, यानी कि बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो m में से हाफ m गया तो हाफ m बचा भैया, हाफ m अगर m में से घटेगा तो हाफ m बचेगा, और ये हाफ उधर जाके ऐड होगा तो 3/2, क्योंकि 1 प्लस हाफ इज 3/2। सो 2 से 2 कट गया तो m का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। सो यहां से m का वैल्यू एक तो आ गया 3, ठीक है, एक तो m का वैल्यू आ गया भैया 3, ठीक है। अब मैं नेगेटिव साइन लूंगा, नेगेटिव साइन लूंगा मैं। अब मैंने क्या करा, नेगेटिव साइन जैसे लिया मैंने, है ना, टेकिंग नेगेटिव साइन लिया मैंने, तो मैंने क्या किया, m माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ m इज इक्वल टू -1। अब मल्टीप्लीकेशन होगी तो m माइनस हाफ बराबर -1 माइनस हाफ m, तो ये हो जाएगा बच्चों, इट इज इक्वल टू 3/2m बराबर -1 प्लस हाफ इज माइनस का हाफ। सो 2 से 2 कट गया और m की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। सो m की वैल्यू कितनी हो गई, -1/3। सो देखो, अब वो जो दूसरी लाइन का स्लोप आपसे पूछ रहा था उसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज हो गई, बच्चों। जरा चेक करो ऐसा क्यों हुआ, 2 पॉसिबल वैल्यूज क्यों आई, कोई बताएगा, सोचो, थोड़ा सा सोचो, 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m क्यों आई, क्योंकि बाबू एक बात सोच, ये L1 लाइन है, अगर तू इसको फिक्स कर दे तो L1 लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यही भाई थोड़ी मौजूद है,
45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, देखो ध्यान से, 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए तो दूसरे भाई भी मौजूद है ना भाई। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो भाई ये 45, तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ले लो, है ना। तो ये भी 45, थोड़ा फिगर का फॉल्ट है, थोड़ा फिगर का फॉल्ट है भैया। इस लाइन को अगर हम फिक्स कर दें तो 45 डिग्री के लिए एक लाइन तो ये पॉसिबल है और एक लाइन ये भी पॉसिबल है, और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, इसलिए एक का स्लोप 3 आ रहा है और दूसरी का -1/3 आ रहा है, दोनों की प्रोडक्ट -1 होगी ना। तो यानी कि ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप की प्रोडक्ट कितनी है, -1। तो यानी कि दो परपेंडिकुलर लाइन पॉसिबल हैं। कैसे, देखिए फिर से समझते हैं। मैं एक बार जरा इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करता हूं, फिर से समझते हैं ना, पेन का कलर चेंज करके समझते हैं। ये दो स्लोप क्यों आए बच्चों, है ना, ये दो स्लोप क्यों आए, फिर से समझते हैं। वाई द टू स्लोप्स, अगर मैं इस लाइन को फिक्स कर दूं तो इसके साथ 45 डिग्री बनाने वाला खाली यही है क्या भाई, अरे ये भी तो है। तो यानी कि L2 लाइन की दो पोजीशंस हो सकती है भैया, 45 डिग्री पे इधर भी एक लाइन आ सकती है और इधर भी एक लाइन आ सकती है, तो इसलिए दो स्लोप्स आ रहे हैं, ठीक है। सो m की वैल्यू 3 और -1/3। एक बार फिर से क्विक रिकैप दे देता हूं क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, क्विक रिकैप दे देता हूं। हमको क्वेश्चन के अंदर दो लाइंस दी हुई थी, उनके बीच में 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ था, एक का स्लोप हाफ था, दूसरे का स्लोप पूछा था। हमने सिंपल क्या करा भैया, हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया, एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लगाया। तो हमने m2 की जगह m रखा, ठीक है, m2 की जगह m रखा और m1 की जगह हाफ रखा, ठीक है। सो m1 की जगह हाफ रखा, m2 की जगह हमने m रखा। उसके बाद मॉडुलस को जब हमने हटाया, ठीक है, देखिए बच्चों हमने क्या करा, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हमने थीटा की जगह तो π/4 रख दिया, m2 की जगह m रख दिया, m1 की जगह हाफ रख दिया, ठीक है, प्लस m1 की जगह हमने फिर हाफ रख दिया, m2 की जगह हमने m रख दिया। मॉडुलस हटाया तो उधर साइड में प्लस माइनस रख दिया, एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व किया m=3 आ गया, एक बार नेगेटिव साइन लेके सॉल्व किया तो m की वैल्यू -1/3 आ गया। फिर हमने आपको बताया भी कि यस, अगर L1 फिक्स होगा तो इसका मतलब L2 की जो पोजीशन है वो यहाँ भी हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है, इसलिए दो पॉसिबल लाइंस हो सकती हैं, तो दो पॉसिबल स्लोप भी पॉसिबल है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। नाउ अब लेट्स इसको एक बार नोट कर लो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग एग्जांपल नंबर 3 करेंगे, ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 करेंगे फिर, ठीक है। अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, 11वीं क्लास के बच्चे हो गए हो, है ना, तो अब आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को फेस करने की आदत पड़नी चाहिए, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। वो कह रहा है लाइन थ्रू द पॉइंट दिस इज दिस परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए बच्चों, बहुत ही प्यारा बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि भैया ये लाइन है एक, ठीक है, हाँ भैया लाइन है, इस लाइन पे वो कह रहा है कि द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि -2 and 6 और 4 and 8 से जो लाइन पास कर रही है, इस परपेंडिकुलर टू दी अनदर लाइन, ये किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, ये किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये दूसरी लाइन कैसी है, 8,12 and x,24, है ना, x,24 परपेंडिकुलर है ना। तो लेट्स से ये लाइन जो है हमारी ए बी हो गई एंड ये लाइन जो है वो सी डी हो गई, ठीक है। अब ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है ना, सो गिवन क्या है बच्चों, गिवन है हमारे को कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है ना। एंड हमको फाइंड क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है ना। वी वांट टू फाइंड आउट द एक्स वैल्यू, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। अब बच्चों बहुत ही जरा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही गौर से, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप जो हैं उनकी प्रोडक्ट क्या होगी भैया, ए बी और सी डी अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगी क्या, जल्दी बोलो, उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगी क्या। अच्छा अब एक एक करके जरा स्लोप निकालते हैं ना। स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा बच्चों, इट इज
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो 8 में से 6 गया 2 और 4 और 2 6, इट इज 1/3। ठीक है, सो स्लोप ऑफ ए बी आ गया भैया हमारे पास 1/3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं निकालूंगा क्या, बहुत ध्यान से देखेंगे, स्लोप ऑफ सी डी। सो y2 माइनस y1 है ना, जो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ना, मैं उसको y2 ले लेता हूं। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, जरूरी नहीं होता स्लोप में आप कभी देखिए, स्लोप के लिए जितना ही ट्रू ये फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर आप नेगेटिव ऊपर नीचे से कॉमन ले लो तो ये फॉर्मूला भी काम कर जाता है, ये फॉर्मूला भी काम कर जाता है। ठीक है ना, बट जनरली लोग जो प्रोनाउंस करते हैं, रीड आउट करते हैं फॉर्मूले को, वो यही वाला करते हैं। ठीक है ना, जनरली जो है वो यूज यही वाला होता है। ठीक है, ओके, सो इट इज 24 में से 12 गए 12 एंड अपॉन x माइनस 8। ठीक है, सो बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे, बहुत ही ध्यान से देखोगे तो हमारे पास ए बी और सी डी के क्या आ गए भैया, स्लोप्स आ गए हैं, स्लोप्स आ गए हैं। जल्दी बोलो गाइस। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी एंड सी डी हमारे पास क्या हो गया है, आ गया है। अब बच्चों मैं इस गिवन इंफॉर्मेशन में क्या करूंगा, इसका इस्तेमाल करूंगा। स्लोप ऑफ ए बी इज 1/3, स्लोप ऑफ सी डी इज 12 अपॉन x माइनस 8 बराबर -1। क्या बोलती पब्लिक, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। नाउ 3 चौक 12 और प्रोडक्ट करेंगे तो 4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस का 8। ठीक है, सो x जाके उधर और 8 माइनस 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, चेक कर लो। सो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ठीक है भैया, जल्दी से बताइएगा। ठीक है सर, परफेक्ट है। तो यहां पे गाइस हमारा खत्म हो जाता है एक्सरसाइज। कौन सी थी ये, 9.1 ना, हाँ 9.1। तो 9.1 का हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। एक बार क्विक रिकैप करा देता हूं आपको। हमने ये सभी टॉपिक्स, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कंडीशन ऑफ कोलिनिटी, स्लोप ऑफ अ लाइन जोनिक 2 पॉइंट्स, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस के ऊपर तमाम सारी चीजें पढ़ी हैं। इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके मिल जाएगा। एंड कोई भी कमी रह गई हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें, तभी जाके और लोगों को पता चलेगा कि यार हाँ ये चीज़ अच्छी है। और जो हो सके, जितना हो सके सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इन लेक्चर्स को ज़रूर शेयर करिए, सो दैट वो भी बड़े प्यार से, अच्छे से, आराम से, मज़े से पढ़ सकें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, लव यू ऑल एंड बाय बाय।